नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर की जा रही मनमानी के आगे भारत ने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया है। साथ ही भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो एक मजबूत देश है और दुनिया के कई देश उस पर भरोसा करते हैं। अमेरिका से छिड़े टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने 21वीं सदी के भारत के भविष्य को नए रास्तों और नए ढंग से घड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने जापान के साथ अगले एक दशक यानी 10 साल तक के विजन के लिहाज से 21 बड़े समझौते किए हैं। ये समझौते 21वीं सदी के नए भारत की नई विकास गाथा लिखने वाले हैं। भारत और जापान के बीच हुई अहम साझेदारी का दर्द अमेरिका भी भूल नहीं सकेगा। उसे भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने की गलती करने का पछतावा होगा, क्योंकि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते सही होते तो कई अहम समझौते अमेरिका के साथ भी हो सकते थे, जिसका फायदा अमेरिका को भी मिल सकता था। लेकिन अमेरिका ने भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में ऊंचाइयां छूने का मौका खुद ही गंवा दिया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रह गए और उधर पीएम मोदी ने जापान जाकर सारा गेम ही पलट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के साथ ऐसी डील की है जिससे अमेरिका में खलबली मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नींद हराम हो गई है। जापान के साथ जिस तरह डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन के जरिए भारत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, जिस तरह अमेरिका को अपना दम दिखाया है, उससे ट्रंप को मिर्ची लगने लगी है। अब तक ट्रंप ने ज्यादातर फैसले यही सोचकर लिए हैं कि दुनिया को अमेरिका की हर बात मानेगी और जो देश उनके फैसलों के खिलाफ बगावत करेगा उसके खिलाफ ट्रंप सख्ती से पेश आएंगे और आखिरकार ये दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द ही चलती रहेगी। लेकिन इस बार अमेरिका की इस मनमानी को चुनौती मिली है और ये चुनौती दी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात कर भारत जापान के मजबूत रिश्तों का नया अध्याय लिखा है। इस मुलाकात में दोनों देशों ने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की साझेदारी की दिशा तय की। नतीजा ये हुआ कि भारत और जापान के बीच 21 अहम समझौते हुए हैं। इन समझौतों में सुरक्षा, रक्षा, तकनीक, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। इन समझौते की बात करें तो देश मिलकर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दोनों देश मिलकर नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा देंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टैलेंट और एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर्स जैसे हाईटेक सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। और प्रोसेसिंग के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की। भारत की इसरो और जापान की JAXA मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगे। इनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफी अहम समझौता है, जिसके तहत जापान ने भारतीय टैलेंटेड युवाओं के लिए नौकरियों का दरवाजा खोलने का बात की है। इसके तहत भारतीय युवाओं को जापान में जॉब मिलने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत में जापान 6 लाख करोड़ का निवेश भी करने वाला है। मोदी की जापान यात्रा यहाँ सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि बिजनेस प्रेशर के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं करेगा और सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. मोदी के जापान दौरे के बाद एक और बड़ी हलचल हुई है, जिससे भारत अमेरिका की आंख की किरकिरी भी बन सकता है।
मोदी के दौरे के बाद जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को फिलहाल टाल दिया है, जिससे टैरिफ को लेकर अमेरिका जापान का समझौता बेपटरी होता जा रहा है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील फेल हो चुकी है और भारत अमेरिका को ठेगा दिखाकर दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा है। मतलब ये कि पीएम मोदी के जापान दौरे के बाद जापान भी अमेरिका को सीधे आंख दिखा रहा है। यानी अब ट्रंप की टैरिफ को लेकर की जा रही मनमानी के आगे भारत के साथ जापान ने भी घुटने टेकने से साफ मना कर दिया है। वहीं भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि मजबूत देश और दुनिया के तमाम देश उस पर भरोसा करते हैं। जापान की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया सिर्फ भारत को देख ही नहीं रही बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। पीएम मोदी का यही कदम डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। अब अमेरिका को भी धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी है कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि मोदी आपदा में अवसर तलाशने के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। मतलब ये है कि मोदी का जापान विजिट एक ऐसा मास्टर स्ट्राइक बन चुका है जिसका जवाब ट्रंप के पास नहीं है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जापान के बाद पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां जिनपिंग और पुतिन भी मौजूद रहेंगे। मैं हूं तियानजिन चाइना में, जहां पे एससीओ समिट होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर। ये 2 दिन एससीओ समिट चलेगी। यहाँ पे जो एससीओ समिट 10 मेंबर ग्रुपिंग है, यहाँ पे सबसे अहम जो मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स चाइना जो होस्ट कंट्री है, जो यहाँ पर एससीओ समिट को होस्ट कर रही है। इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे कुछ ही देर में तियानजिन में। और प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के हेड ऑफ स्टेट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप की तरफ। इसके बारे में बात करें तो कहते हैं कि पिछले 7 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना में कदम नहीं रखा है। तो पिछले 7 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ऐतिहासिक विजिट पर चाइना विजिट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को मिलेंगे इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स पे। सबसे अहम बात ये भी बनती है कि इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स में जो इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चर कनेक्ट है, इसको एक बहुत ही बड़ा इम्पेटस मिलेगा, इसको एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। यानी अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट, सबसे बड़ा मोर्चा तैयार हो चुका है। ये फ्रंट सीधे तौर पर अमेरिका की बादशाहत को न सिर्फ चुनौती देगा बल्कि उसे घुटने पर ला भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, या न्यूज़। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे इस यात्रा के बारे में। डॉक्टर स्वाति राव, प्रोफेसर जिंदल विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलाती निकोरे हमारे साथ जुड़ रही हैं, इकोनॉमिस्ट के तौर पर, जो इस बारे में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री जापान से चीन के लिए निकल चुके हैं। चीन बहुत जल्दी वो लैंड कर जाएंगे। क्या है प्रधानमंत्री का अब शेड्यूल और क्या तैयारी है जापान की सक्सेसफुल टूर के बाद चीन में? जी बिल्कुल राजीव, अगर आप देखेंगे तो एक सक्सेसफुल टूर रहा जापान का, जहां सेमीकंडक्टर और एआई के को लेकर काफी अहम बातचीत हुई जापानीज प्राइम मिनिस्टर इशिबा से। और जापान ने ये भी कहा कि हम जो है अपनी सेमीकंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है भारत में जरूर खोलेंगे। तो देखने वाली बात है, ये बहुत जो जापान और भारत दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। ये स्थिति बहुत क्योंकि भारत पिछले से सेमीकंडक्टर में एक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। जापान एक बहुत बड़ा जो है सेमीकंडक्टर को लेके, सेमीकंडक्टर के डोमेन में एक बहुत बड़ा
प्लेयर रहा है एक तो हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ समय जो है भारत जापान दोनों के लिए फायदा मिल रहेगा। और अगर हम अब चाइना के चीन की बात करें, अब वो चीन के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री, वहां पर एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री। वहां पर जो इम्पोर्टेंट उनकी मीटिंग्स रहेंगी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो या चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो और अन्य तमाम जो देश के नेता वहां मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। और इस पे भी बातचीत होगी वहां के कैसे रूस, चाइना और भारत ब्रिक्स में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत जी बढ़िया, राजीव। धन्यवाद आदित्य मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। अब आगे बढ़ते हैं तो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति राव, प्रोफेसर जिंदल विश्वविद्यालय, और मिताली निकोरे मेरे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति राव, सबसे पहला रुख मैं आपकी तरफ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की ये दो देशों की यात्रा, ये महज जापान और चीन, दो नेबर कंट्रीज की यात्रा नहीं है, ये इंटरनेशनली एक मैसेज देने वाली भी यात्रा है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जापान के दौरे के बाद वो मैसेज कितना तेजी से जाता हुआ आप देखती हैं डॉक्टर स्वाति? नमस्कार आपको। और बिल्कुल अलग अलग है, एक बिल्कुल भी ये कभी गलती हम ना करें कि प्रधानमंत्री जो चीन के दौरे पे जा रहे हैं तो एक पड़ोसी मुल्क में भी रुकते हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाउंडेशनल हैं, वो रिलेशनशिप हमको मैनेज करनी है। चाइना हमारे नेबरहुड में डिस्टेबलाइजिंग की भूमिका निभाता है, और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको इस बात का एहसास अच्छी तरह हो गया, एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर क्लैरिटी से उभर कर आई कि पाकिस्तान जो है वो बैक्ड है चाइना के द्वारा, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, हर तरह से। और जापान ऑन द अदर हैंड, जो जापान है, आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत जैसे देश के लिए है। और भारत और जापान का जो रिलेशनशिप है पुराना है, म्यूचुअल गुडविल में रूटेड है, और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि जितना स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी दुनिया भर में चल रही है, इस इंस्टेबिलिटी के कारण ये ज़रूरी है कि भारत ऐसे पार्टनर्स को के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से स्ट्रेंथन करे, मतलब और मजबूत करे, जो ऑलरेडी हमारे नेचुरल पार्टनर्स हैं। और जहाँ तक जापान की बात है, देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि हम नेचुरल पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर आप बायलैटरल ट्रेड देखेंगे, अगर आप डिफेंस कोऑपरेशन देखेंगे, तो ये एक ऐसे एरियाज हैं जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं हाशिए पे थे। और इस बार के समिट में जो आपने आउटकम्स देखे, आपने देखा कि सेमीकंडक्टर तो खैर है ही, वो तो सेंटर पीस है इस पूरे विजिट का, लेकिन उसके अलावा ये जो हाशिए पे पड़े हुए जो एरियाज थे उनको भी एड्रेस करने की, स्पेशली डिफेंस को एड्रेस करने की बात हुई, तो ज़रूरी है। या अब जब प्रधानमंत्री वहां से चीन जाते हैं, चीन का जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है। चाइना का रिलेशनशिप हमको मैनेज करना है। मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त भारत इतनी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के टाइम पे ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके सामने इतने सारे फ्रंट्स खड़े रहें और इतने सारे फ्रंट्स खुले रहें। तो ये नॉर्मलाइजेशन का, या आप कहोगे टैक्टिकल नॉर्मलाइजेशन बेहतर शब्द होगा, ये सिलसिला अक्टूबर 2024 से ही चल रहा है, और उसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। मेरी नज़र में ये किसी भी प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है कि अचानक भारत और चीन में दोस्ती हो गई है। एक टैक्टिकल नॉर्मलाइजेशन है जिसको करने की ज़रूरत अभी हमको है, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स खोल के नहीं बैठ सकते। और दूसरा, ये भूलना भी गलत होगा कि चाइना बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर है, $125 बिलियन का डॉलर का ट्रेड है, जिसमें 100 बिलियन हमारा डेफिसिट है। तीसरी चीज जो RIC के संदर्भ में आपने कहा, देखिए बहुत ये आसान कभी कभी होता है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध इतने खराब चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भारत अब रशिया और चाइना के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझा जाता। इनफैक्ट अगर आप डिटेल में देखें तो RIC के प्रति जो पुश है वो बेसिकली रशिया और चाइना की तरफ से आता है। भारत इसको लेकर हमेशा से केयरफुल रहता है, और अभी भी जहां तक मैं जानती हूँ कि जो रिक्वेस्ट आई थी कि भाई RIC फॉर्मेट में भी एक मीटिंग हो तीनों देशों की, उसके लिए भी भारत ने एक तरह से मना ही कर दिया कि नहीं, हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बायलैटरल संबंधों के लिए आए हैं, हम अपने नेबरहुड को भी एंगेज करने आए हैं। क्योंकि चाइना जो है, आप याद रखें कि साउथ एशिया में सार्क तो मोरिबंड है, वो तो डिसफंक्शनल है, सार्क का तो कोई वजूद नहीं रह गया है।
लेकिन चाइना उसके साथ ही भूटान को छोड़ के भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो BRI साइन कर चुके हैं चाइना के साथ। SCO को अगर आप देखें तो बहुत सारे साउथ एशियन जो पार्टनर्स हैं वहाँ पे भारत के जो मेन नेबर्स हैं वो किसी ना किसी रूप में ऑब्जर्वर के रूप में, एप्लीकेंट रूप में वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान वहाँ पर है। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से अगर सार्क काम नहीं कर रहा है, बीमस्टेक जो है वो म्यांमार की वजह से काम नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट SCO जैसे ग्रुपिंग्स में अपनी मौजूदगी बना के रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम चाइना को बैलेंस कर सकें। तो ये उस तरह से देखना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये देखना कि SCO से हमारा कोई बहुत बड़ा फायदा होता है। SCO से हमको कोई ऐसा खास फायदा नहीं होता है। आपको याद होगा कि अभी राजनाथ जी जब लास्ट SCO डिफेंस जी, मिनिस्टर समिट में गए थे तो उन्होंने पहलगाम साइन जो करने से डिक्लेरेशन था इनकार उसका कर दिया जिक्र था। भी अब किया अब था। बहुत बहुत सही जगह बात ले गई है। मैं मिताली निकोरे को भी इस बातचीत में लाना चाहूंगा, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई अर्थशास्त्री के तौर पर। मिताली, ट्रंप ने अपने मागा के चलते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस बार तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, पहली बार अमेरिका फर्स्ट था, लेकिन ये टेन्योर के बीच में उनको लगा कि इस बार उन्हें कुछ ऐसा करना है जिसमें उन्हें कई मैसेजेस देने हैं। बात यहां पर यह है कि उन्होंने रूस को सैंक्शंस में घेरने की कोशिश की, काम नहीं किया, कुछ टैरिफ डालने की कोशिश की, रूस ने उसको उसी तरीके से रखा। इनफैक्ट अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन कह के आ गए कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में मिलेंगे, यानी यहां पर बातचीत ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है। चाइना पर टफेस्ट टैरिफ डाले थे, चाइना ने सीधा मुकाबला किया था। ट्रंप ने भारत के ऊपर जो ये टैरिफ डाले हैं, क्या भारत को टारगेट करके ट्रंप रूस और चीन को एक मैसेज दे रहा था जिसका भारत ने स्ट्रांगली मुकाबला किया, या फिर बात इससे बड़ी है, ब्रिक्स की सोच जो है जो डॉलर को डिग्रेड करती है, ट्रंप उससे परेशान है? फिलहाल ये जो मिलन जुलन हो रहा है, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ भारत चाइना रिलेशन, क्या वाकई ट्रंप को बहुत परेशान कर रहा होगा मिताली जी? और जापान में जो प्रधानमंत्री ने अभी इकोनॉमिकली चीजें की हैं, $67 बिलियन 10 साल में। जी बिल्कुल राजीव, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू द कॉन्वर्सेशन। बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या तंग करता है और क्या नहीं, आई थिंक वो जो सुबह उठते हैं तभी डिसाइड करते हैं कि हाँ आज मुझे ये चीज तंग कर रही है, इसके ऊपर मैं जरा अपने ट्रूथ सोशल हम में पे से भी कुछ कई डाल लोग सुबह दूं। की चाय पर मूड खराब कर लेते हैं, क्या वही बात है? तो सबसे पहले तो ये हम अप्रैल से यही देख रहे हैं कि मतलब हर महीने, हर रोज, हर दिन ये माहौल चेंज होता जाता है। लेकिन अगर हम अभी जैसे स्वस्ति जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि हर चीज को एक बैलेंस तरीके से देखने की बहुत जरूरत है, तो 3 चीजें हुई हैं पिछले 2 दिन में जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। नंबर 1, हमारा GDP डेटा निकला, भारत का GDP डेटा निकला, और हमें पता चला है कि भारत का GDP जो है वो सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर अब 7.8% की यस, ग्रोथ हमारे पिछले क्वार्टर में देखी गई है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एक फुटिंग है जिसके लिए, जिससे प्राइम मिनिस्टर जो है सारे अपने ट्रेड नेगोशिएशंस इसके हिसाब से कर सकते हैं कि हाँ आप देखिए, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई देश आज नहीं है जो भारत की ग्रोथ को मैच कर सके, जो भारत की पेस को मैच कर सके, जो भारत के रिटर्न्स को मैच कर सके। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम करेक्ट पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, यहाँ पर हम सही चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। और अगर हम 15 अगस्त की अनाउंसमेंट्स देखें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी, वहां पर भी उन्होंने एनर्जी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी। उन्होंने इस चीज पर बोला कि चाहे दुनिया इस चीज पे फोकस कर रही है या नहीं, लेकिन भारत कंटिन्यू रखेगा ग्रीन एनर्जी पर फोकस। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि SCO समिट में भी डिस्कस होगा कि कैसे भारत, चीन, रशिया और बहुत सारे और देश साथ में एनर्जी इंडिपेंडेंस पर काम कर सकते हैं, केवल ऑयल नहीं लेकिन रेन्यूएबल एनर्जी को भी आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं कि जापान में भी हुई और यहाँ पर भी हो रही है SCO में, वो है एक कॉन्वर्सेशन अराउंड को इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स। मतलब ये अब देखा जा रहा है कि भारत सिर्फ ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा है, भारत इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, हम आपके यहाँ लोग भेजेंगे,
लेकिन हम उसको एक इक्वल फुटिंग पे करेंगे जहां पर भारत का भी पैसा लगा होगा, आपका भी पैसा जी। लगा होगा, और हम कंपनियां बनाएंगे साथ में। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज सुबह फेडरल अपील्स कोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो ही लीगल नहीं है। वाकई उनके वाकई पास- आपने अच्छी बात कही, और ट्रम्प का जवाब भी आया है कि अगर ये टैरिफ हट गए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। रिएक्शन से समझ में आता है कि ट्रम्प जिस लाइन पर दौड़ चुके हैं अब उन्हें लग रहा है कि वो पीछे वापस कैसे लौटें, लिहाजा डैमेज तो हो चुका है। लेकिन हमने लोगों से सवाल पूछे हैं, मिताली और स्वाति जी, हम लोगों के सवाल भी आपके सामने रखेंगे, फिर एक बार और डिस्कशन को आगे हम लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन के दौरे को लेकर आपकी राय क्या है? लोगों ने क्या जवाब दिए? अमेरिका के लिए सशक्त संदेश है, 28% लोगों ने यह बात मानी। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक लामबंदी है, 18% लोगों ने यह बात मानी। वैश्विक कूटनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ा असर होगा, 41% लोगों ने यह बात कही, और कह नहीं सकते 13% लोग इतना माने, लेकिन डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा एक शफल हो रहा है, इसको 41% लोग यहां मान रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या भारत को हल्के में लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी भूल कर दी है? अब लोगों के जवाब, जाहिर तौर पर हमने भारतीयों से बात कही, उनके जवाब सामने आए। 75% ने कहा यस, हाँ बिल्कुल बड़ी भूल की है। 23% ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। 2% ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी 75% यहां मानते हैं गलती तो कर गया अमेरिका। क्या भारत डील डिप्लोमेसी और डिसीजन के दम पर, डील डिप्लोमेसी डिसीजन के दम पर ट्रंप के टैरिफ पर चोट पहुंचा सकता है? 73% कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकता है डील डिसीजन डिप्लोमेसी। 16% कहते हैं बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन 11% इसमें से कोई जवाब नहीं देते हैं। ध्यान रखना होगा, बड़ा फैक्टर ये कह रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। चौथा सवाल, क्या पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए अमेरिका बैकफुट पर आएगा? अब ये बहुत बड़ी बात है जो डिप्लोमेसी अलग तरीके से समझती है। लोग क्या समझते हैं? लोग कहते हैं 72% हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल नहीं 23% लोग कहते हैं, 5% लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लोग अपने दिल की बात रख रहे हैं। डिप्लोमेसी कैसे सोचती है, स्वाति जी के पास जाएंगे। लेकिन पांचवा सवाल, क्या भारत ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा में विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है? 140 करोड़ का मार्केट है भारत, ऐसा ही विश्व कहता है, तो भारत को कैश कराने में भी देर नहीं होनी चाहिए। 74% कहते हैं हाँ बिल्कुल विश्वगुरु बनेगा, 22% कहते हैं बिल्कुल नहीं, 4% कहते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर स्वास्थ्य राव, प्रोफेसर जिंदल विश्वविद्यालय मेरे साथ आप इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य, क्या वाकई ट्रंप अंदर ही अंदर अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो ट्रेड डील वो शायद कुछ दिन चीजों को डाइल्यूट करके भारत के साथ बना सकते थे, वो ट्रेड डील खींचकर 10 साल के लिए जापान के हाथ में चली गई हैं? और 10 साल एक इतना बड़ा वक्त होता है जिसमें शायद ट्रंप के बाद 3 और प्रेसिडेंट अमेरिका के आ जाएंगे। तब क्या वक्त रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन क्या वाकई ट्रंप गलती कर चुके हैं? लोगों का मानना सही है या डिप्लोमेसी से किसी और तरीके से देखेगी? बिल्कुल नहीं, लोग अपनी ऑफ कोर्स लोगों की ओपिनियन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें सबकी ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों की समझ क्या है, वो सोचते क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में और बहुत सारे लेयर्स होते हैं ऑफ कोर्स, जिसको हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं स्कॉलर्स। तो एक बात उसमें समझने वाली बात है। देखिए, आप ये समझें कि चाइना और जो अमेरिका है उनका रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल कंपटीशन का है, ठीक है। चाइना और अमेरिका एक दूसरे को पीयर कंपेटिटर मानते हैं, लेकिन जापान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत ही नज़दीकी संबंधी है, मतलब बहुत क्लोज पार्ट हैं। इनफैक्ट जापान के पास 1960 में उनका साइन हुआ था सिक्योरिटी ट्रीटी है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला का प्रोटेक्शन भी देता है एट्सेट्रा। जापान जो है वो नॉन नेटो बहुत ही मेजर एलाई है, नेटो का पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। तो मतलब आप ये समझें कि जापान के साथ अगर भारत अपने संबंध अच्छे करता है तो वो अमेरिका के कॉस्ट पे नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्वाड के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वाड भी जो 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, ये भी बायलैटरल संबंधों के डीपनिंग पर टिका हुआ है। तो क्वाड
अच्छे से फंक्शन करेगा जब तक ये बायलैटरल संबंध भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। अब इसमें बात आती है एक आउटलायर की तरह से जो अमेरिका का रोल इसमें उभरा है और जो बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखिए, अब अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील है, इसको थोड़ा सा समझिए, आंकड़ों से समझिए। अमेरिका के साथ हमारी जो टोटल ट्रेड है इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो है $212 बिलियन। इस $212 बिलियन में से टोटल में से $46 बिलियन हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। ठीक। जापान के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद हमारी टोटल जो उनसे ट्रेड है वो अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार $22 बिलियन है। सिर्फ बहुत 22 बड़ा बिलियन डेफिसिट है। जी, बहुत बड़ा नहीं, डेफिसिट नहीं, है ये। बहुत वो है, और वो भी जापान के सरप्लस में है, मतलब हमारे ट्रेड डेफिसिट में है। तो पहली चीज तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम जो वॉल्यूम है ट्रेड का अमेरिका के साथ, उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते जापान के साथ। मिताली, मैसेज आपका जा रहा है, जापान की मैसेज आपका जा रहा है। मैं importance समय में अलग थोड़ा फंसा हूं, लेकिन सॉरी, क्षमा चाहता हूं स्वास्थ्य जी। मिताली, मैं आपका रुख करूंगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं। क्या वाकई ये जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज्यादा, जो इन टर्म्स ऑफ भारत और यूएस और भारत और जापान, क्या भारत अमेरिका को अब उसी के डिक्टेशंस पर किनारे रखते हुए इस डेफिसिट को जापान के साथ मीट आउट करे, जिससे अमेरिका से लगने वाला झटका, शायद इकोनॉमिस्ट कहते हैं 2.2% भारत की जीडीपी का अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड है, उसे पैचअप कर सकता है भारत, अलग राह चल सकता है? तो राजीव जी, सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं होता है। जो हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ है वो कुछ पदार्थों में है, कुछ सेक्टर्स में है, कुछ एरियाज में है, कुछ क्लस्टर्स में है। वो ऐसा नहीं है कि वही ट्रेड हम लोग उधर जापान में या कहीं और कर ले। हाँ, डेफिनेटली हमें पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना है, हमें अपने सारे पदार्थों को पूरे सारे मार्केट्स में भेजना है, ये बहुत जरूरी है, और एक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि 2.2% ऑफ जीडीपी का कहीं पे भी खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ 0.4 या 0.5% ऑफ जीडीपी का है। ये डाउनसाइड बहुत कम है। और अब जब हमारी ग्रोथ इतनी हाई आई है, 7.8% पे आई है, तो इसमें हम लोग काफी आसानी से ये 0.5 to 0.6%, 2 या 3 फिर भी हम 7.3 पर जाएंगे, जो दुनिया में हाई होगी। दुनिया में और कोई ऐसे देश है ही नहीं जहां पर 7% की ग्रोथ देखी गई है पिछले 10 साल तक। तो आज भारत का जो इकोनॉमिक केस है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसकी स्ट्रेंथ को कोई अभी मैचअप नहीं कर सकता है ग्रोथ में। और प्रधानमंत्री इस चीज को अब कैश कर रहे हैं, जैसा मिताली कह रही थी, जो मेरे साथ जुड़ी हैं, स्वाति जी भी इशारा कर रही थी दर्शकों। भारत को पता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और उसके पास बैकअप कितना है, और भारत अब उन टर्म्स को डिक्टेट करने में कहीं भी कमजोर नहीं रहता। वर्ल्ड डिप्लोमेसी कैसे भी अपने को रखे, भारत को पता है उसे किन लाइन पर जाना है, और पूरी उम्मीद है कि तियानजिन से, एससीओ से भी ऐसे ही कई मैसेजेस निकलकर जरूर कल तक सामने आएंगे, जब शी जिनपिंग से बात होगी और परसों व्लादिमीर पुतिन से। स्वाति जी और मिताली जी, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे साथ जुड़ी इस चर्चा में। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री